हेलो बच्चों, आज मैं आपको लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक के इकाई 3 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित बताऊंगी। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान की इकाई 3। इसमें अध्याय 9 और 10 रखे गए हैं। अध्याय 9 जैव अणु और अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं कोशिकीय विभाजन। इस इकाई के लिए कुल 13 अंक आवंटित हैं। 1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न इस इकाई से पूछा जाएगा। आइए हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पायरामिडीन नहीं है? तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पायरामिडीन किसको कहते हैं। 5 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक आप देख रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। इन 5 क्षारकों में से 2 क्षारक प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं और वो हैं एडेनिन और ग्वानिन। इन दोनों को प्यूरीन के अंतर्गत रखा गया है, जो दोहरी रिंग वाले क्षारक हैं। और पायरामिडीन में रखे गए हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। अब हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन पायरामिडीन नहीं है? तो थायमीन, यूरेसिल, ग्वानिन और लिपिड, ये 4 ऑप्शन हैं। और अब भी हमने देखा कि पायरामिडीन के अंतर्गत साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल तीनों आते हैं। तो थायमीन पायरामिडीन में आएगा, यूरेसिल भी आएगा, क्या नहीं आएगा? ग्वानिन। तो उत्तर होगा कि ग्वानिन पायरामिडीन नहीं है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए दुगने हो जाते हैं? तो ये कोशिका विभाजन के समय की अवस्थाएं हैं। G1, G2, S की सूत्रीय अवस्था। ये सभी अवस्थाओं में ये तैयारी की अवस्थाएं हैं। तो G1 अवस्था में तो आरएनए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, G2 में भी आरएनए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। पर यहाँ प्रश्न है, किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए दुगने होते हैं? तो उत्तर होगा एस उप अवस्था। कोशिका विभाजन की एस उप अवस्था में डीएनए दुगने हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए या न्यूक्लिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वनियंत्रित कोशिकांग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 4 ऑप्शन हैं, जेबी समनर ने, कोहने नाम के वैज्ञानिक ने, थॉम्पसन ने कि गार्नियर ने। उत्तर है, एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग कोहने नाम के वैज्ञानिक ने किया। अगला, एंजाइम की रासायनिक प्रकृति या स्वभाव है वसा, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन या प्रोटीन। यहाँ पर उत्तर होगा प्रोटीन। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति अर्थात एंजाइम किससे बने होते हैं? तो प्रत्येक एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए आंसर होगा एंजाइम की रासायनिक प्रकृति है। उत्तर है प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा खाली स्थान का बना होता है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं, इसलिए इस खाली जगह में क्या आएगा?
प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्वों से मिलकर पहले अमीनो अम्ल बनता है और उससे प्रोटीन बनता है। तो हम खाली स्थान में नाइट्रोजन भरेंगे। अब हम देखें, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। अगला प्रश्न है, 2 अमीनो अम्ल आपस में खाली स्थान बंध के जरिए जुड़ते हैं। तो जब अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध बनाते हैं तब प्रोटीन बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के जरिए जुड़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, कायिक कोशिकाओं में गुणन खाली स्थान विभाजन द्वारा होता है। कायिक कोशिकाओं में गुणन हमेशा समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अगर जनन कोशिकाएं होंगी तो अर्धसूत्री द्वारा और कायिक कोशिकाएं होंगी तो समसूत्री विभाजन द्वारा गुणन होगा। अगला प्रश्न, केंद्रक का विभाजन खाली स्थान कहलाता है। उत्तर होगा, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन गुणसूत्र खाली स्थान अवस्था में कोशिका के मध्य में होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र किस अवस्था में कोशिका के मध्य में होते हैं? तो उत्तर है मध्यावस्था। मध्यावस्था में समसूत्री विभाजन में मध्यावस्था के समय गुणसूत्र कोशिका के बिल्कुल मध्य में तरकु उपकरण के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाएं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में पहला मेटाफेज, दूसरा टीलोफेज, तीसरा न्यूक्लिक अम्ल, चौथा कार्बोहाइड्रेट और 5वां लिपिड। कॉलम बा में है 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण, बा इक्वेटर पर गुणसूत्र, सा ग्लूकोज, दा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल और ई न्यूक्लियोसाइड। आइए अब हम देखें सही जोड़ी क्या होगी। मेटाफेज। मेटाफेज वो अवस्था है जिसमें इक्वेटर पर गुणसूत्र आ जाते हैं, अर्थात पहले की जोड़ी बनेगी बा इक्वेटर पर गुणसूत्र। मेटाफेज का संबंध किससे होगा? मेटाफेज यानी इक्वेटर या मध्य रेखा पर गुणसूत्र का आ जाना। दूसरा है टीलोफेज। टीलोफेज कोशिका विभाजन की वह अवस्था है जिसमें 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, इसलिए दूसरे की जोड़ी किससे बनेगी? आ। तो दूसरे का संबंध होगा आ 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण। अब तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं, आरएनए और डीएनए, और ये किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का संबंध होगा तीसरे का ई न्यूक्लियोसाइड से। अब न्यूक्लिक अम्ल का न्यूक्लियोसाइड से संबंध क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक एसिड जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक ही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सरल कार्बनिक यौगिक हैं, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं और यहाँ पर इसका संबंध होगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और अगर हम जटिल कार्बोहाइड्रेट देखें तो स्टार्च या सेल्यूलोज आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का संबंध हम किससे जोड़ेंगे? चौथे का सा, ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। अगला है लिपिड। लिपिड हमेशा वसीय अम्ल और एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, और सबसे सरल प्रकार के जो लिपिड हैं वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल नाम के एल्कोहल से मिलकर बनते हैं। इसलिए 5वें की जोड़ी बनेगी दा वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल से। तो ये हमने नीचे भी लिखा हुआ है कि पहले का आंसर बा इक्वेटर, दूसरा टीलोफेज का आंसर आ 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण, तीसरा न्यूक्लिक अम्ल इसका आंसर ई न्यूक्लियोसाइड, चौथा कार्बोहाइड्रेट,
तो कार्बोहाइड्रेट का संबंध सा ग्लूकोज से, और पांचवा लिपिड जिसका संबंध दा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से होगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, किस कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता? उत्तर होगा पादप कोशिका। पादप कोशिका के पास सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका के पास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीज मेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? उत्तर होगा अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की डिप्लोटीन अवस्था में। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें दो उप अवस्थाएं होती हैं। 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसकी प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था में कीज मेटा का निर्माण होता है, और कीज मेटा वाले बिंदु से 2 अर्धगुणसूत्र या 2 गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? उत्तर है पेप्टाइड बंध। 2 अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोऑक्जेलिक समूह से पेप्टाइड बंध से जुड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब 2 अमीनो अम्ल जुड़ते हैं तो एक पानी का अणु निकलता है। तो यहाँ क्या है उत्तर? 2 अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताइए। तो जीवों के शरीर में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जिन्हें हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 5, फ्रक्टोज का बहुलक क्या है? अर्थात फ्रक्टोज के कई अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तर होगा इन्यूलिन। इन्यूलिन फ्रक्टोज का बहुलक है, जो लगभग 30 से 31 फ्रक्टोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये डहेलिया और चिकोरी आदि के ट्यूबर में पाया जाता है। तो फ्रक्टोज का बहुलक है इन्यूलिन। इस तरह से आज हमने